हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी, चैनल का नाम है नीट इम्यूनिटी। और यहाँ पर पिछले 1 साल से मैंने बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपके मन के अंदर, दिल के अंदर, तन के अंदर डाले हैं। और जब तुम एग्जामिनेशन देने जाओगे ना और फिर देकर आओगे तो शिप्रा मैम की जय जयकार ही लगाओगे। जयकार नहीं लगाना, बस अपने मन में याद रखना कि मैम ने पढ़ाया था। जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा के भेज रही हूँ बेटा, वैसे ही क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। घबराना मत, परेशान मत होना। कोई ऐसा सवाल नहीं है जो तुमने नहीं किया है और मैंने तुम्हें पढ़ा के नहीं भेजा है। फ्रॉम द टफ टू द इजी टू द इजीएस्ट सब करा दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगी कि भैया 20 मिनट में 40 मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं। एक और चीज आखिरी में मैं आपको और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिससे आप 60 70 80 नंबर भी इस 20 मिनट में सिक्योर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहली चीज जो है बेटा, ये टेबल को रट्टा मार लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये है ग्रीन एल्गी, ये है ब्राउन एल्गी और ये है रेड एल्गी। अगर स्टोरेज मटेरियल की बात करूं तो ग्रीन एल्गी में होता है, याद रखो ऐसे, ए बी ए सी ए डी। क्लोरोफिल ए बी होता है किसमें? ग्रीन में। ए सी होता है ब्राउन में और ए डी होता है बेटा जी रेड में। साथ में याद रखिएगा कि ब्राउन कलर जो ब्राउन एल्गी में है वो फ्यूकोजेंथीन की वजह से है, तो इसलिए वो भी पिगमेंट है। और रेड कलर रेड में है फाइकोरिथ्रीन की वजह से। क्लियर? ये एडिशनल चीज है, ब्राउन और रेड में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बेटा जी इसमें स्टोरेज फूड क्या है, तो बेटा ग्रीन का सीधा स्टार्च है, पर इनमें होता है बेटा जी मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन स्टार्च। और रेड एल्गी में होता है फ्लूरिडियन स्टार्च। फ्लूरिडियन स्टार्च से बहुत सवाल आते हैं। नेक्स्ट है बेटा सेल वॉल। सेल वॉल इनके सीधे सेल्यूलोज से बनी है, पर इसको आपको याद रखना है BARC से। बेटा कैसे याद रखोगे? BARC। ब्राउन एल्गी में होता है एल्जीन और रेड एल्गी में होता है कैराजीन। पर कैराजीन के साथ साथ सेल वॉल में इनके पास होते हैं पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। क्लियर है? सेल्यूलोज तो सबके पास होता है, पर एडिशनल चीजें इनके पास एल्जीन है, इनके पास कैराजीन और आपके पास पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स। नेक्स्ट अपन बात करें फ्लैजिला। इसमें क्या है देखो, ऐसा है तो ये 2 से 8 एपिकल बिल्कुल टिप पर है। यहाँ पर 2 से 8 लेटरल फ्लैजिला है। रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं होता। अब क्लोरोफाइसी वाले जो मेंबर्स है वो आपको सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर सब जगह मिल जाते हैं। सेम विद दिस ब्राउन एल्गी, पर ब्राउन एल्गी वाले जो समंदर में ब्रैकिश वाटर में ज्यादा मिलते हैं, रेयर होते हैं आपके फ्रेश वाटर में, ठीक है। यहाँ पर भी रोडोफाइसी के साथ भी सेम है, सब जगह मिल सकता है और रेयर होता है, बहुत ही कम फ्रेश वाटर में मिलता है। फ्रेश वाटर सबसे अधिक ग्रीन एल्गी में। इस टेबल से आपको एक सवाल आएगा, ये वाली बात आपको याद रखनी है। इस डायग्राम को याद रखिए, ये है वॉल्वॉक्स बेटा, इसको याद कर लो, है ना, ये याद ही कर लो जैसे भी। ये है यूरोथ्रिक्स बच्चों। फिर ये है आपका ब्राउन एल्गी में पहला जो एग्जाम्पल है वो है आपका लेमिनेरिया, ठीक है। ये है आपका फ्यूकस और ये है आपका डिक्टियोटा, ठीक है। नेक्स्ट है ये पोरफायरा जिसको हम खाते भी, और ये है पॉलीसाइफोनिया, इस पर मैंने आपको सवाल भी करवाए हैं। ये आपको याद ही रखना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब ये वाला एक टेबल है जिसे आप रट्टा मार लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगी, तो आपका व्हाट्सएप चैनल जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी है। अगर आप मैम से कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दैट इज द शिप्रा मैम ऑफिशियल चैनल, वहां पे भी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एल्जीन और कैराजीन जो होते हैं इनके पास पानी होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, जिससे कोलॉइडल नेचर के होते हैं, इसीलिए जेलीज वगैरह में इनको डाला जाता है। सरगाजम, लेमिनेरिया, पोरफायरा को लोग खाते हैं, ठीक है। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया को लोग, ये रेड एल्गीज होते हैं जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इनका जेलीज बनाने में इस्तेमाल करते हैं लोग। क्लोरेला को लोग स्पेस पे जाकर खाते हैं, रिच इन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये वाली बात याद रखिएगा, एनिमल किंगडम में है ना, बेसिक फीचर जो है एनिमल किंगडम के, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि कौन का किसका किसका होता है। इस टेबल को याद करके जाओगे, आपका 1 से 2 सवाल बच जाएगा, ठीक है। सो बेटा जी पॉरीफेरा जो होते हैं इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री कोई नहीं दिखती, सिलोम भी नहीं होता, सेगमेंटेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। और इनकी बॉडी पर जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है बेटा जी वो है पोर्स। पोर्स से ही बेटा जी ये सब कुछ कर लेते हैं। इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस मटेरियल भी यहीं से होता है, पोर्स से पानी जो आता है उससे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखिए कि इनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होती है, इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। पॉलिप और मेड्यूसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पॉलिप सेक्सुअल फेज है और मेड्यूसा इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से बनता है, ठीक है। अब ये जो दोनों फेज है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, इसे सिलिंड्रेरिया में पाया जाता है। साथ में इनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं जिससे ये अपने प्रे के अंदर टॉक्सिन्स डाल देते हैं और उसे पैरालाइज कर देते हैं, फिर खा जाते हैं, ठीक है। इनके पास टिश्यू लेवल है और रेडियल सिमेट्री है, बाकी सब कुछ इनमें एब्सेंट है। टीनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्लूरोबैकिया, बहुत आता है। इसके में 8 एक्सटर्नल कोम प्लेट होती है जिसमें सीलिया होते हैं। ये एक सबसे लार्जेस्ट एनिमल किंगडम का जो सीलिया से मूव करता है। और बेटा जी इसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया इज द एग्जांपल। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री, बाकी सब कुछ एब्सेंट है। नेक्स्ट है बेटा प्लेटेहेल्मिन्थ्स, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है। इनकी बायलैटरल सिमेट्री, बाकी सब कुछ एब्सेंट है, पर इनका स्पेशल फीचर है कि इनकी बॉडी फ्लैट
होती है और स्पेशल सकर्स होते हैं इनके पास। एसकेएल मींस इनके में ऑर्गन सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अभी तक पूरी ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, जैसे पूरे ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो सबके में सीलोम एब्सेंट है। प्लेटेहेल्मिन्थ्स में भी, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं प्लेटेहेल्मिन्थ्स, फिर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक सबसे पहले प्लेटेहेल्मिन्थ्स से शुरू हुआ, फिर भी सीलोम नहीं है। इवन एसकेएल में ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें भी सीलोम नहीं होता है, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं ये बेटा? स्यूडोसिलोमेट होते हैं। एसकेएल का बेसिक फीचर ये है बच्चों कि इसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग हो जाते हैं। एसकेएल से पहली बार इसमें स्यूडोसिलोम पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एनेलिडा, सबसे पहले सेगमेंटेशन आपको एनेलिडा में मिलेगा। सबसे पहले आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में ही देखने के लिए मिलता है ना। इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बच्चों। इनके पास तैरने के लिए, अगर आप पानी में रहने वाला, जैसे नेरीज पानी में रहता है तो उसके पास पैरापोडियाज होते हैं, पर अगर ये क्रॉल करेगा तो इनको भगवान ने सीटे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में भी ऑर्गन सिस्टम शुरू हो जाता है एस्केल्बिन से। ऑर्थ्रोपोडा में बेटा जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, ये आपके एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। और उसके बाद इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट अपन बात करें सीलोम, सबके में एस्केल्बिन के बाद सबके पास सीलोम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके एस्केल्बिन के बाद सबका कंप्लीट है। क्लियर है बच्चे? सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बता दिया एनेलिडा का क्लोज टाइप का है। नेक्स्ट अपन बात करें मोलस्का। मोलस्का में बायलेटरल सिमेट्री होती है, सीलोम होता है। बाकी देखो बेटा जी, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट होता है, और सेगमेंटेशन मोलस्का में एब्सेंट होता है। ये वाली बात याद रखना है, ठीक है। जबकि ऑर्थ्रोपोडा में होता है सेगमेंटेशन, इवन आपका ऑर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है, इवन एनेलिडा में प्रेजेंट है, पर मोलस्का में नहीं होता क्योंकि बॉडी मूव कर जाती है। इनका स्पेशल फीचर कैल्शियस शेल होती है। हेड, विसरल फुट और हम्प में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। इनके पास फेदर लाइक गिल्स जिन्हें टेनिडिया कहते हैं। इनके पास रेडुलर रैस्पिंग ऑर्गन होता है जिससे ये खुरच खुरच कर खाना निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इकानोडर्मेटा। ऑर्गन सिस्टम रेडियल सिमेट्री, सीलोमेट होते हैं। इनके पास सेगमेंटेशन इनके पास भी नहीं है। बाकी इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट है बेटा, और इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इनका क्या है? इनके पास होता है क्या? देखो ध्यान से, इनके पास है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम किसके पास है? पोरिफेरा के पास, ठीक है। ये याद रखना। इकाइनोस का मतलब होता है कांटा इनकी बॉडी में। इनके बॉडी में हड्डी लाइक सेगमेंट्स है बॉडी के अंदर, ऑसिकल्स कहते हैं, जो कि बॉडी के बाहर आ जाते हैं, जिससे कांटे जैसे लगते हैं। नेक्स्ट हेमिकॉर्डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बायलेटरल होता है बेटा जी। सबसे पहले आपको याद रखना है, इनका बॉडी जो है वो वॉर्म लाइक होती है, जो कि प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। प्रोबोसिस के अंदर स्टोमोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हमको लगा कि ये कॉर्डेट है, बाद में पता चला कि कॉर्डेट नहीं है। नेक्स्ट है कॉर्डेटा, जिसका फीचर आप पूरे एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है। कॉर्डेटा का बेसिक फीचर आएगा, गारंटी है, तो याद रखिएगा कि हमारे पास होती है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, उसके नीचे होती है सॉलिड नोटोकॉर्ड, उसके नीचे अगर आपकी बात करेंगे तो वी हैव फेरिंजियल गिल स्लिट्स, हमारे पास पोस्ट एनल टेल होती है। ये किसी भी कॉर्डेट का बेसिक फीचर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी सोलेनेसी फैमिली, कुछ भी करो बेटा, सोलेनेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली और पेपेलियोनेसी फैमिली, इन तीनों का रट्टा मारना है क्योंकि इस पर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या होता है बेटा? ये एक्टिनोमॉर्फिक है, एमसीडी, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। तो मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का है, चिली और धतूरा सोलेनेसी के। तो ब्रेसिकेसी सोलेनेसी दोनों में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। इनके में बाइसेक्सुअल मेल फीमेल एक में हो जाता है। कैलेक्स जो है बेटा जी 5 है और फ्यूज है। कोरोला भी 5 और फ्यूज होते हैं, पर इनका जो कोरोला होता है उससे जुड़ा होता है इनके 5 एंड्रोशियम, इसीलिए ये होती है एपिपेटलस कंडीशन। इनकी सुपीरियर ओवरी है और बाइपर्टाइट, मतलब 2 सेगमेंट्स में ओवरी, 2 लॉक्यूल्स है, 2 चेंबर ओवरी में होते हैं, ठीक है। ये वाली बात याद रखिएगा। इनका सीड बेरी है, एपिपेटलस कंडीशन है। वेलवेट एस्टिवेशन, कैलोट्रोपिस वेलवेट एस्टिवेशन वाला ये भी होता है, ठीक है। कैलेक्स भी वेलवेट एस्टिवेशन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये सारी चीजें मैंने बता दी है, ठीक है। आइए अब ये फैमिलीज में मैंने आपको बता दिया है, ये सारी फैमिलीज आप कुछ भी नहीं करें, पर आपको 3 फैमिलीज रट्टा मारनी है। पहली है पेपेलियोनेसी, दूसरी है ब्रेसिकेसी और तीसरी है बेटा जी सोलेनेसी, ठीक है। तो ब्रेसिकेसी का फॉर्मूला भी अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो इसमें क्या होता है बेटा जी, ब्रेसिकेसी फैमिली में अनइक्वल स्टेमन्स होते हैं, पहले तो आप याद रखिएगा। कैलिक्स बेटा जी 4 है, जो 2 अंदर 2 बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी इसमें कोरोला 4 फ्यूज है। इसमें एंड्रोशियम बेटा जी जो होते हैं वो 2+2 कंडीशन में है। 2+2 मतलब 2+4 कंडीशन में, जिसमें 4 अंदर 2 बाहर की ओर होते हैं। और लास्ट में बेटा जी इनकी भी सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेपेलियोनेसी भगवान के लिए इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके पास अगर मैं बात करूं तो कैलेक्स 5 होते हैं। कैलेक्स 5 मतलब ये देखो 5 फ्यूज है, 5 फ्यूज कैलेक्स है। कोरोला देखो, इसमें एक कोरोला बड़ा है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। 2 कोरोला जो होते हैं साइड में होते हैं, इनको कहते हैं विंग। और लास्ट में 2 होते हैं छोटे जो होते हैं फ्यूज, इसे कहते हैं कील। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 फिर 1 2+2, लास्ट वाला 2 फ्यूज होगा। एंड्रोशियम बेटा जी डाइडल्फस कंडीशन है, ठीक है, जिसमें 9 एंड्रोशियम एक ग्रुप में होता है और एक अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। और 9 एंड्रोशियम वो है। इसमें अगर बात करूं तो ओवरी कैसी है बताइए जल्दी से। ओवरी ये वाला सिंबल किस चीज के लिए होता है बताओ जल्दी से। इसमें सुपीरियर ओवरी और सिंगल लॉक्यूल है, ओनली 1 लॉक्यूल, इसमें एक ही चैम्बर पाया जाता है।
है ना। अब प्लीज कृपया करके इन तीनों फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला याद करके जाइए, क्योंकि इसी में से सवाल आएगा, ठीक है। आइए, तो ये किसका, लिलिएसी जो आपके सिलेबस से हट चुकी है। नेक्स्ट है बेटा मालवेसी। मालवेसी का आपको याद रखना है कि माल है, एंड्रोशियम अनलिमिटेड होते हैं इनके पास, ठीक है। ओके, ब्रासिकेसी बताई दिया, कैलेक्स 2+2, देखिए 2 अंदर 2 बाहर, कोरोला 4 होते हैं और एंड्रोशियम 2+4 है, 4 अंदर की और 2 बाहर की ओर। अनइक्वल स्टेमन होता है इनके पास, ठीक है। आपके मस्टर्ड और सैल्विया के पास क्या होता है बच्चे, अनइक्वल स्टेमन होता है। और ये देखिए सुपीरियर ओवरी, ठीक है। अब आ जाओ वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल में देखिए ध्यान से, रेडियल वैस्कुलर बंडल कौन होते हैं, रूट में पाए जाते हैं, और ये जाइलम फ्लोएम अलग अलग है। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, और इसमें जाइलम फ्लोएम एक साथ होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, कंजॉइंट क्लोज है, क्योंकि बीच में कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ मोटाई में नहीं बढ़ सकता स्टेम, तो किसमें पाया जाएगा, मोनोकॉट स्टेम में। अगर कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, ये किसमें पाया जाएगा बेटा, जिसमें डाइकॉट स्टेम, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसे कहते हैं ओपन कॉन्जॉइंट, ये है क्लोज कॉन्जॉइंट। क्लियर है बच्चे, ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाओ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इवन क्रोमोसोम का शेप, कि भैया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, टीलोसेंट्रिक क्या होते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्या होते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, इन पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपके पास ये पहला धसा हुआ पार्ट इसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, यहाँ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन ये है क्रोमेटिड, ठीक है। क्रोमेटिड है बेटा, कहाँ जुड़े हुए, सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर पर क्रोमेटिड डायरेक्टली नहीं जुड़ते, ये एक डिस्क शेप के स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। ये सैटेलाइट होता है, ये नॉन स्टैंडिंग रीजन होता है। सैटेलाइट से हम समझ पाते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक मैपिंग में, ठीक है। अब अगर सेंट्रोमियर आपका सेंटर पे है, मेटासेंट्रिक थोड़ा सा ऊपर चला गया, सब मेटासेंट्रिक और ऊपर चला गया, एक्रोसेंट्रिक और बिल्कुल ही टिप पे चला गया, टीलोसेंट्रिक। याद रखना, एम सैट से याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, एम सैट, ओके। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ओटी हिल से याद रखना है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, अगर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है किसी रिएक्शन में, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन तीसरे का रिडक्शन, ठीक है। एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होता है, इसे कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ट्रांसफरेज, अगर कोई ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज अ ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेजेस, अगर आप किसी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, पीएन बॉन्ड्स, हैलाइड बॉन्ड्स, सीसी बॉन्ड्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड तोड़ रहे हो पानी पिला पिला के, पानी यूज कर करके, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, या ये कहो कि पानी निकल रहा है, दिस इज द हाइड्रोलिसिस। क्लियर है, समझ में आई बात। आप सभी लोगों को पता है जब हम पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाते हैं तो पानी बाहर निकलता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स तोड़ेंगे तो पानी चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, अब आइसोमेरेजेस, अगर आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं, आइसोमर चेंज कर रहे हो, ठीक है। लाइगेसेस, जब आप दो बॉन्ड्स को जोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लाइगेसेस। जैसे आपने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, या दो न्यूक्लिक एसिड को जोड़ते हैं तो क्या चाहिए होता है, लाइगेज ही तो चाहिए होता है। नेक्स्ट है बेटा लाइगेसेस। हाइड्रोलाइसिस और लाइएसिस में क्या फर्क है, लाइएसिस में भी आप बॉन्ड तोड़ते हैं पर वहां पानी की जरूरत नहीं है, नंबर 1 चीज। और जब लाइएसिस बॉन्ड टूटता है तो डबल बॉन्ड का एक प्रोडक्ट बनता है, तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड बनेगा, और ये 2026 में भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों जी जॉइंट्स। जॉइंट्स ये याद रखिए सारे इंपॉर्टेंट, जॉइंट्स, लैकोप्रोन, प्रेजेंटेशन, आईयूडी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, मियोसिस 1, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जॉइंट में मैं आपको बता देती हूँ, फाइब्रस जॉइंट जो आपके स्कल के बीच में होता है, इसे कहते हैं सूचर्स, आपका स्कल की बोन नहीं हिल सकती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट हल्के से हिलते हैं, जो कि पाए जाते हैं दो वर्टिब्रीज के बीच में, रिब्स और स्टर्नम के बीच में, और जहां पे दो पेल्विक बोन्स जुड़ती हैं उसे कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, वहां पर। एक होता है साइनोवियल जॉइंट जो हाईली मूवेबल होता है, इसके बहुत सारे टाइप है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहां पाया जाता है, शोल्डर जॉइंट, ये वाला आपका ह्यूमरस और आपकी पेक्टोरल गर्डल। आपका हिप जॉइंट, हिप जॉइंट मतलब आपकी पेल्विक गर्डल और आपका फीमर, ये कौन से जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट ये नहीं दिया है आपके में, हिंज जॉइंट, दैट इज द हिंज जॉइंट, ठीक है। आपकी रेडियस अल्ना और आपका ह्यूमरस ये हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। आपका टीबिया एंड आपकी फीमर बोन ये होती है आपकी हिंज जॉइंट, ठीक है। तो आपका नी जॉइंट एंड आपका एल्बो जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है, आपकी एक बोन स्थिर रहेगी दूसरी फिसलेगी, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ फंज के कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में सैडल जॉइंट पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट आपकी कलाइयों में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, ये वाली बात याद रखना, ओके। नेक्स्ट इज लैकोपेरॉन। आप सभी लोगों को पता है बच्चे, पिपोजिया से याद रखो, पिपोजिया जीपीटी, इसका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं बच्चों और फंक्शन भी पूछ सकते हैं, पिपोजिया जीपीटी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हर जीन का ऑपरेटर प्रमोटर दिया है, ठीक है। तो ये है आई जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, इसका प्रमोटर है ये है 3 स्ट्रक्चरल जीन बेटा जी, ZYA, ठीक है। Z जिया जीपीटी से याद रखिए, Z क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y क्या बनाता है, परमिएज, और A क्या बनाता है, ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। पिपोजिया जीपीटी। अब क्या होता है कि ये वाला जो रिप्रेसर जीन है इस ऑपरेटर पे बैठा रहता है, जब तक ये बैठा है तीनों जीन काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर ये कब होता है, जब मीडियम में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, पर जैसे ही मीडियम में ग्लूकोज डाउन होता है इक्वलाई लैक्टोज लेने लगता है। अब ये लैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर को पकड़ के हटा देगा,
लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए लैकोपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है। ये लैक्टोज थोड़ा सा अंदर आएगा, हल्का सा अंदर आएगा और इसको पकड़ के खींच लेगा, तीनों जीन फ्री हो जाएंगे। ये अपने अपने एमआरएनए बनाकर, सोचो एक ही जीन से 3 एमआरएनए बना रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात। दैट इज व्हाई प्रोकैरियोट्स हैड द पॉलीसिस्टोनिक जीन्स, हमारे पास मोनोसिस्टोनिक जीन है, हम एक जीन से एक एमआरएनए बनाते हैं, एक ही जीन से 3 एमआरएनए बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे रिप्रेसर हटा बेटा, ठीक है, ये तीनों जीन काम करने लग गए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने लैक्टोज को तोड़ा, परमिएज ने और परमिबिलिटी बढ़ाई, एनसीईआरटी कहती है ट्रांसएसिडाइलेज का फंक्शन हमको नहीं बताया, पता है, ठीक है। तो पिपो जिया जीपीटी से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में सबसे पहला होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है, जब आपका प्लेसेंटा मार्जिन पे हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेसेंटा बीच में है और ओव्यूल बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, पर इन ओव्यूल्स को हम लोगों ने डब्बों के अंदर बंद रखा है, एक्साइल कर दिया है, ठीक है। और एक्साइल किसको करते हैं, चाइना के लोगों को करते हैं। तो चाइना रोज, अब चाइना के लोगों को क्यों करा है तुमने एक्साइल, क्यों कैद कर रखा, क्योंकि कोरोना फैलाते हैं, उनको देते रहे खट्टी चीजें, तो सिट्रस, टोमेटो और चाइना रोज, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, और इनका ये ट्रू सेप्टा होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपका प्लेसेंटा बिल्कुल मार्जिन पे लगा हुआ है, देखिए ये पेराइटल पेरीफेरी पे, ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या है, ये देखिए, ये प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल है और ये आपका ओव्यूल है, ठीक है। प्लेसेंटा मार्जिन पे है, डिप्री से याद रखिए, डायंथस एंड प्राइमरोज, ठीक है, यहाँ पर फॉल्स सेप्टा जो है पाया जाता है। नेक्स्ट प्लेसेंटा सेंट्रल पर हो, एकदम बिल्कुल सेंटर पे हो, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल पे हो, इसे कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा, बिल्कुल आवारा है ये, बिल्कुल ही आवारा है, इसको याद रखो मस्ट, सॉरी पैराइटल का क्या बताया था मैंने, पैराइटल का आपको बता दिया डिप्री ने, पैराइटल का है मस्त पेरी पेरी खाने की अर्जोरी, तो मस्टर्ड एंड आर्जिमोन इज द एग्जांपल ऑफ पैराइटल एंड डिप्री इज द एग्जांपल ऑफ डायंथस एंड प्राइमरोज का एग्जांपल है बेटा फ्री सेंट्रल। और बेसल का याद रखिए, बेसन की मैरीगोल्ड, बेसल में प्लेसेंटा बिल्कुल बेस पर होता है, ठीक है, तो बेसन की मैरीगोल्ड दैट इज द बेसल का एग्जांपल हो सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये वाली बात आपको याद रखना है, प्रेजेंटेशन से आपको पूरा डिटेल मैंने दिया है, ये आपको पीडीएफ जो है वो जो आपका व्हाट्सएप चैनल है शिप्रा मैम ऑफिशियल, वहां पे मिल जाएगा और आपको लिंक लगी हुई है ऑफिशियल चैनल की, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आईयूडी, ठीक है, आईयूडी से भी आपको एक क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि आईयूडी कौन कौन सी होती है, एक होती है नॉन मेडिकेटेड, एग्जाम्पल है लिप्स लूप, सारी आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूट्रस में फंसेगी, लिप्स लूप इनर्ट मटेरियल की बनी होती, कोई मेडिसिन नहीं है। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईओडी, इसका एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। कॉपर रिलीज करते हैं ये, जिससे स्पर्म की फैगोसाइटोसिस स्लो हो, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस होती है, मोटिलिटी स्लो हो जाती है, स्पर्म ऊपर नहीं जा पाता। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, इसका एग्जांपल है प्रोजेस्टास्टाट एंड एलएनजी20, इसके अंदर हम यूज करते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन्स एंड कभी कभी सिंथेटिक एस्ट्रोजन भी। याद रखिएगा, कोई भी केमिकल पिल हो, कोई भी केमिकल इंप्लांट हो, कोई भी केमिकल आईओडी हो, उसमें आपको एक कंपलसरी चीज यूज करना जरूरी, दैट इज द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जब ज्यादा होता है तो यूट्रस को इतना मोटा बना देता है कि इंप्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इस पर से भी क्वेश्चन जो है आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको ये याद रखना है कि बैंड जो है, देखो बैंड जिस जेल पे रन करता है उसका नाम है एग्रोस जेल। कहां से निकाले आपने, रेड एल्गी से, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। जेल पोरस होता है तो सीविंग इफेक्ट से छन छन के जो बैंड्स आगे जाते हैं, जितना छोटा बैंड होगा उतना आगे जाएगा, जितना बड़ा बैंड होगा उतना पीछे रह जाएगा। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो कैथोड से एनोड की ओर भागता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जब बैंड जब हमारा समझ में आ जाता है कि ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए हमको चाहिए था, इसको आप काट के निकाल लेते हैं, इसे कहते हैं इल्यूजन। डीएनए को कभी भी जेल्स को आप सीधे लाइट से नहीं दे सकते, यूवी रेडिएशन चाहिए आपको, ठीक है। जेल को स्टेन करना होता है, उसके बिना आप देख नहीं सकते, कलर नहीं डालोगे तो जेल के बैंड कैसे दिखेंगे। तो जिस जेली का इस्तेमाल, जिस कलर का आप इस्तेमाल कर, जेली बोलो, जिस कलर का इस्तेमाल आप करते हैं उस कलर का नाम है बेटा इथीडियम ब्रोमाइड। यूवी रेडिएशन में दिखेगा, इथीडियम ब्रोमाइड में दिखेगा। इथीडियम ब्रोमाइड का कलर नहीं करोगे ना इस बैंड पे तो वो दिखेगा ही नहीं, समझ में आ रही बात। और आपको ये दिखेगा ब्राइट ऑरेंज कलर का, कहां से कहां की ओर मूव करता है, कैथोड टू एनोड, ठीक है। पीसीआर है ना, पीसीआर में हमेशा याद रखिए कि हम कॉपीज बनाते हैं 1 घंटे में बिलियंस ऑफ कॉपीज। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, जिसका टेम्परेचर है बच्चों करीब 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें 2 डीएनए स्ट्रैंड अलग हुए। फिर होता है बेटा जी एनेलिंग। एनेलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और प्राइमर जो होता है बच्चों वो 5' to 3' डायरेक्शन में आके दोनों साइड पर ऐड हो जाता है इस तरीके से। अब ये यहाँ की ओर डीएनए बनेगा, यहाँ की ओर डीएनए बनेगा। नेक्स्ट बेटा जी डीएनए आगे बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज, जो हमने एक थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया से निकाला, जो कि एक आर्की बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। वहां से निकाला, उस एंजाइम के इस्तेमाल से सारे जो डीएनटीपीज है आगे आगे आके जुड़ते रहते हैं और आपका नया डीएनए बन जाता है। इस स्टेप को कहते हैं एक्सटेंशन, जो कि होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं, कैरी मुलिस ने इसको दिया था, ठीक है।
अब आ जाइए मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 को मैं सीधा आपको समझाती हूँ, जो आपको देखना है। मियोसिस 1 दैट इज इंपॉर्टेंट। मियोसिस 1 में आप सभी लोगों को पता है कि हम डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, पर मियोसिस 1 की सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है बच्चे वो है प्रोफेज। अब प्रोफेज देखो, मियोसिस 1, मियोसिस के 2 फेज है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को बेटा जी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में डिवाइड करते हैं, सेम विद द मियोसिस 2। पर मियोसिस 1 की जो प्रोफेज है बेटा वो सबसे बड़ी स्टेज है, क्योंकि प्रोफेज 1 की टोटल अभी 5 सब स्टेज में ले जा पर दे देना, ये चुरा ली थी लोगों ने मेरी, ठीक है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब एक एक करके मैं तुम्हें समझा देती हूँ फटाक से। देखिए प्रोफेज 1 में क्या होता है कि आपका जो प्रोफेज 1 का जो पहला स्टेज है दैट इज द लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल पूरा पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा लपेट के क्रोमोसोम शेप में लाइए ना, दिस इज कॉल्ड एज लिप्टोटीन, ठीक है। सब कुछ वैसे रहेगा। फिर जाइगोटीन में क्या करते हैं, क्रोमोसोम को पास पास लाते हैं, यहाँ केमिकल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसे कहते हैं सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपके क्रोमोसोम जो है बाइवेलेंट दिखते हैं, एक क्रोमोसोम में दूसरा ये, दिस इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट टेट्राड। 1 2 3 4 4 क्रोमैटिड है तो दिस इज कॉल्ड एज टेट्राड, ठीक है। बाइवेलेंट टेट्राड आपको अच्छे से यहाँ दिखते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्स, साइनेप्सिस बनाया आपने। फिर आपने किया क्रॉसिंग ओवर, पैकाइटिन में आपको पैच बनाना है तो आप क्या करते हैं, दो होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में आप क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जिससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी रहेगा बेटा जी, ठीक है। कर दिया आपने, बोलो जल्दी से। ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जहां पर आपको रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, एक का दूसरे के पास आ गया। अब क्या होता है, अब हमको क्रोमोसोम सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म करिए, क्रोमोसोम को दूर लेके जाइए, तो एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, इसे कहते हैं बोलो डिप्लोटीन, ठीक है। सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ, एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना, क्योंकि क्रोमोसोम दूर दूर जा रहे हैं, इसे कहते हैं डिप्लोटीन, ठीक है। और ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर इसे कहते हैं कियास बेटा। डाइकाइनेसिस मतलब बिल्कुल ही दूर चले गए, अब सिर्फ टिप पर अटैच है, तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मा मतलब डाइकाइनेसिस शुरू हो गई है, ठीक है। अब इस शेप में आपका जो क्रोमोसोम्स है वो पड़े हुए हैं, जुड़े हैं टिप पर, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, आपके सेंट्रो जो सोम्स होते हैं वो पोल पर चले जाते हैं, एस्टर फाइबर निकलने लगते हैं। अब शुरू होगी मेटाफेज, ठीक है। अब शुरू होगी बेटा मेटाफेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा जी वो है मियोसिस 1 की प्रोफेज, जिसमें से सवाल आता है कि कौन से स्टेप पे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा मेंडेलियन डिसऑर्डर, है ना। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप सभी लोगों को पता है कि हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसकी पेडिग्री दी गई है। बाकी सारे ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हमको दिया गया है हीमोफीलिया एंड द कलर ब्लाइंडनेस। ऑटोसोमल रिसेसिव में सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया। एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक है दैट इज अ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जो है बच्चों जी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो कलर है ना, मेनली ये मेल्स को होती है, और इसमें क्या होता है बच्चे, कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते रेड एंड ग्रीन में। अब सुनो, यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां कैरियर होती हैं। लड़कियों को बीमार होने के लिए उनकी माता को कैरियर और पिता को बीमार होना जरूरी है, अदरवाइज ज्यादातर लड़कियां कैरियर होती हैं। सेम विद द हीमोफीलिया जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, सेम हीमोफीलिया के लिए ज्यादातर लड़कियां कैरियर ही होती हैं। अगर लड़की बीमार है इसका मतलब उसका फादर बीमार है और उसकी मदर कैरियर है, ठीक है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ये क्रोमोसोमल 11 का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है बच्चों जी, 6 पोजीशन पे जो आपका ग्लूटामिक एसिड है, जो आपका है ना, जो एमिनो एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है। कौन सा रिप्लेस हो जाता है बेटा, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन, ठीक है। गैग की जगह गू हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया क्या है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये एग्जाम्पल प्लीलियोट्रॉफी का भी है, समझो। इसमें क्या होता है, फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में बदलना है। अब टायरोसिन पता है किस किस चीज के लिए चाहिए, स्किन का पिगमेंट बनाने के लिए चाहिए टायरोसिन, आपके एड्रेनलिन बनाने के लिए चाहिए टायरोसिन, डोपामाइन बनाने के लिए चाहिए टायरोसिन, थायरोक्सिन बनाने के लिए चाहिए, सब चीजों के लिए चाहिए, ठीक है। अब इवन मेंटल थायरोक्सिन अगर सही बनेगा तो मेंटल भी सही रहेगा, दिमाग भी सही रहेगा। पर होता यह है कि हमारे पास एक जीन गड़बड़ हो जाता है, जिससे फिनाइलएलानिन को मेटाबोलाइज करने के लिए, तोड़ने के लिए कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नहीं बनता, जिससे फिनाइलएलानिन टायरोसिन बन ही नहीं पाता, ठीक है। अब सोचो कि एक जीन गड़बड़ होने के कितने सारे इफेक्ट हो गए, है ना। मेंटल रिटार्डेशन हो गया, है ना, बॉडी के टिश्यूज में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसे टायरोसिन बनना था वो जमने लग गया, तो इसे कहते हैं फिनाइलकीटोनुरिया, और ये प्लियोट्रॉफी का भी एग्जांपल है। थैलीसीमिया क्या है बच्चे, थैलीसीमिया बच्चों जी इसमें दो टाइप की थैलीसीमिया है, अल्फा एंड बीटा थैलीसीमिया। अल्फा थैलीसीमिया जो है इसमें क्या है, दो जीन्स गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। और बीटा थैलीसीमिया में एक जीन गड़बड़ हो जाता है, तो HbA2 जो है गड़बड़ हो जाते हैं थैलीसीमिया ए में, HbB गड़बड़ हो जाता है थैलीसीमिया बी में, ठीक है। थैलीसीमिया क्या है, इसमें जो हीमोग्लोबिन चेन है वो सही नहीं बनती। तो सिकल सेल एनीमिया जो है बेटा जी इसमें क्या है, ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, इसमें आपकी आरबीसी की क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि आरबीसी का शेप ही सिकल शेप हो जाता है। इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर,
इसमें एक चेन बहुत बनती है, दूसरी चेन नहीं बनती, जिसकी वजह से थैलेसीमिया होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, ये वाली बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डोमिनेंट डिसऑर्डर है। आइए, आई होप ये वाली बात सारे बच्चों को समझ में आ गई हो, और इसमें बहुत सारा डिटेल जो है मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है। तो देखिए थैलेसीमिया, देखिए थैलेसीमिया में क्या सिंगल लोकस इन्वॉल्व क्रोमोसोम, देखिए थैलेसीमिया में 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। थैलेसीमिया जो बीटा थैलेसीमिया होती है उसमें क्रोमोसोम 11 इन्वॉल्व होता है, एक जीन गड़बड़ उसका, और थैलेसीमिया अल्फा जो होती है उसमें 2 लोकस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की थैलेसीमिया, अल्फा एंड बीटा, जिसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां होती है बच्चों। समझ में आई बात? तो ये आपको समझ में आया। सिकल सेल एनीमिया 6 पोजीशन पे गैग की जगह गू आ जाता है, जिससे आपकी आरबीसी सिकल शेप की हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल में फंसने लगती है, ब्लड फ्लो सही नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हो गए आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर। और लास्ट में बेटा जी मैं इस पर काम करना चाहूंगी, दैट इज द ह्यूमन इवोल्यूशन। इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन 15 मिलियन ईयर साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस 2 मानव थे। ड्रायोपेथिकस से एप बना, बंदर, चिंपैंजी, गुरिल्ला, और रामापेथिकस से हम बने। रामापेथिकस बना ऑस्ट्रेलोपेथिकस में। ऑस्ट्रेलोपेथिकस आज ही मैंने सॉल्व कराया, 3 से 4 मिलियन पहले, छोटे हाइट के होते थे, अफ्रीकन ग्रासलैंड में पाए जाते थे। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी 500 सीसी थी। ठीक है, होमो हेबिलिस। अब क्या हुआ, लोगों का दिमाग चल गया, उन्होंने फ्रूट खाना शुरू किया और पत्थरों से चीजों हंटिंग करना शुरू किया। इसे कहते हैं हेबिल। हेबिल का मतलब टूल होता है, 650 क्रेनियल कैपेसिटी। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस, जिनकी 900 क्रेनियल कैपेसिटी थी। ठीक है, और इनका एक और फॉसिल है जिसका नाम है जावा मैन, जो कि 1891 में हमको मिला। ठीक है, ये ओमनिवोर्स थे, ये मांस भी खाते थे इरेक्टस। ठीक है, नियंडरथेल जो है बेटा, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है बेटा वो ज्यादा थी, 1400 सीसी, और 1 लाख से 40,000 साल पहले हमको मिले। इनकी बहुत रिलीजियस वैल्यू थी, कोई मर जाता था तो जमीन में गाड़ देते थे, उनका सामान उनके साथ गड़ा देते थे, भगवान पे विश्वास करते थे, इनको पता था आत्मा अमर है, पत्ते पहन के घूमते थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन जो है ये डायरेक्ट एंसेस्टर है ह्यूमन के, ये वाली बात याद रखिएगा। सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी इन्हीं की है। ठीक है, 1650। और इन्होंने भीम बेटिका नाम की गुफाएं है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, जहां मैं गई भी हूँ, जहां पे इन्होंने पेंटिंग भी की है। ठीक है, मॉडर्न मैन 75,000 साल पहले मिला, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्रोमैग्नन से या आपकी ये वाली क्रोमैग्नन से कम है, फिर भी दिमाग ज्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि हम दिमाग, हमारे में ग्रे मैटर ज्यादा होता है। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी 1450 है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हो तो तुम ये मानो कि तुम्हारा 40 नंबर तो फिक्स है। अगर तुम इतने नंबर कर लिए तो 40 नंबर फिक्स है। ये टॉपिक जो है आपको शिप्रा मैम ऑफिशियल चैनल पे मैं दे दूंगी, तो जाके ले लेना। ठीक है, इवन आपके इन्फिनिटी के भी ऑफिशियल चैनल पे दे दूंगी, लिंक लगी हुई है। थैंक यू सो मच बच्चों, कमेंट करके बताना। और भैया ये लास्ट नीट है ना, कमेंट करके लास्ट नीट जरूर लिख के जाना। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।